नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज वो घड़ी वो क्षण आ गया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए हिंदी का जो सिलेबस का हमने एनालिसिस किया था, हिंदी की क्लासें आज से शुरू हो चुकी है। ये धमाकेदार आगाज का शुरुआत हो चुकी है। तो आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा की परिभाषा, उदाहरण कितने प्रकार की होती है, इन सब चीज़ों को हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे। ये हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के सिलेबस में भी है और एसआई भर्ती में भी है। ये ही सिलेबस है। तो जो बच्चे एसआई की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको पढ़ सकते हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, और जो रीट मेंस के स्टूडेंट हैं और जो हिंदी के हैं वो भी पढ़ सकते हैं, सेकंड ग्रेड हिंदी के हैं वो भी पढ़ सकते हैं, और फर्स्ट ग्रेड हिंदी के हैं वो भी पढ़ सकते हैं। ये सभी के लिए उपयोगी क्लास साबित होने वाली है। हम इसको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि आपको ना तो और बुक्स में पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ना और किसी जगह से कोचिंग से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको फ्री में बिल्कुल पूरा दूंगी, A to Z। बिल्कुल वो बोलते हैं ना, मक्खन मक्खन है, यानी इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। लेकिन आपको क्लास को बिना स्किप करे हुई रेगुलर देखना है, साथ के साथ में नोट्स बनाना है और साथ के साथ में हाथों हाथ याद कर लेना है। फिर आप बोलना कि हाँ, इस यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिले। मैंने आपको संस्कृत में शिक्षण भी दिया, आपको ग्रामर भी करवाई थी, तो वहाँ से ऐसे के ऐसे क्वेश्चन मिले हैं। शिक्षण वीडियो में तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया और मैं वहाँ आपको जो जो इम्पोर्टेंट लगवाई थी वहाँ से क्वेश्चन बने। मैं आपको वहीं चिल्ला के यही बोल रही थी कि आप नोट्स बना लेना, हाथों हाथ याद कर लेना। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। पॉलिटी, राजस्थान जीके आपको कुंजल क्लासेस जो मैं इसी चैनल पे करवा रखी है, पहले लिस्ट बनी हुई थी, यहाँ से पॉलिटी में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। राजस्थान जीके में जो आपके नृत्य वगैरह सब आए हैं वो सभी कुछ चीज़ें मिली। आप जाके क्लास देख लेना कि हाँ बिल्कुल राइट बोल रही हूँ मैं आपको। लेकिन आपको रेगुलरिटी बनाए रखना है, मेरे साथ जुड़े रहना है। ये नहीं एक दिन देख रहे हो, दूसरे दिन गायब, तीसरे दिन देख रहे हो, फिर चौथे दिन गायब, ऐसे काम नहीं चलता है। पढ़ाई त्याग मांगती है, समर्पण मांगती है ना। तो आज हम बात करेंगे संज्ञा की। संज्ञा, अब हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि संज्ञा कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या है ना। तो इसकी परिभाषा है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में हमें जो कोई चीज़ दिखाई देती है या फिर हम उसको मन से अनुभव करते हैं तो उसको हम संज्ञा कहते हैं। यानी कोई चीज़ हमें या तो प्रत्यक्ष दिखलाई देता हो या फिर हम उसको मन से अनुभव करें तो वह क्या होती है, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं कोई नाम बोलूँ, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, कवि, लेखक, जयपुर, दिल्ली, है ना। मैं कोई नाम बोलूँ, किसी को पुकारूँ, है ना, तो वो क्या है, संज्ञा। जैसे मेज, कुर्सी, ये क्या है, ये हमें प्रत्यक्ष दिखलाई दे रही है ना। कवि, लेखक, दिल्ली, जयपुर, है ना, महासागरों के नाम जैसे, है ना। तो ये सब क्या है, संज्ञा, है ना। अब संज्ञा कितनी प्रकार की होती है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब सबकी इन जो 3 प्रकार की संज्ञाएं होती है, इनके हम उदाहरण देखेंगे, इनको डिटेल से समझेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक किसे कहते हैं और भाववाचक किसे कहते हैं। तो आप नोट्स मेकिंग पैटर्न पर आधारित क्लास है, बिल्कुल नोट्स बनाने आपको कॉफ़ी पेन साथ में लेके बैठना है, बिल्कुल जीरो लेवल से है। जैसे अब देखो परिभाषा, देखो इसकी परिभाषा है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कोई भी पदार्थ हमें प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ता है या फिर मन से अनुभव किया जाता है, या तो कोई भी चीज़ हमें दिखलाई देती हो या फिर हम मन से अनुभव करें तो उसे क्या कहते हैं, तो उन सब पदार्थों को संज्ञा कहते। जैसे उदाहरण देखो आप, उदाहरण से जल्दी समझ में आता है। जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, सुख, दुख, बचपन, बुढ़ापा,
शिक्षक, छात्र, कलम, अमीरी, गरीबी, नगर, शहर, कवि, जयपुर, ये सभी संज्ञा के उदाहरण हैं। फिर भेद कितने होते हैं, इसके भेद कितने होते हैं? भेद की बात करें तो इसके 3 भेद होते हैं। कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 7। तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। 3 प्रकार की संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा देखो, ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या फिर स्थान विशेष के नाम को प्रकट करते हैं। व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो या फिर स्थान का नाम हो। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे कालिदास है, महाकवि माघ है, श्याम है ना, ऐसे नाम हो सकता है। कोई वस्तु हो सकती है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, है ना। तो ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। अब इनको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण कैसे कैसे होते हैं, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण कैसे कैसे होते हैं और भाववाचक संज्ञा के उदाहरण कैसे कैसे होते हैं। इन चीज़ों को हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, है ना। और आपको और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल फ्री में पढ़ो और पूरा 0 लेवल से पढ़ो और समझ के पढ़ो। जहाँ आपको समझ में नहीं आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही। लेकिन इतना दावा मैं ज़रूर करती हूँ कि अगर आप रेगुलरिटी बनाकर पढ़ोगे, मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं बताऊँगी वैसे वैसे पढ़ोगे, तो मैं दावा करती हूँ कि आप अन्य विद्यार्थियों से बिल्कुल नहीं पिछड़ोगे, इतना मैं दावा करती हूँ। लेकिन आपको रेगुलरिटी बनाए रखना जरूरी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण समझिए आप, क्योंकि उदाहरण से हर चीज़ जल्दी समझ में आती है और स्थायी हो जाती है। एक बार हम ढंग से समझ लेते हैं तो देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण, है ना। तो जैसे एशिया महाद्वीप का नाम है, यूरोप, प्रशांत महासागर, भारत, जैसे नाम आ जाए किसी चीज़ का, व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या फिर स्थान विशेष। बस आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, व्यक्ति विशेष, वस्तु और स्थान। स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम, वस्तु नाम, वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, आप समझ लो ना, उदाहरण से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चीन, दिल्ली, मुंबई, कालिदास, हिमालय, संकल्प, राम, लता, गीता। अगर इनकी जगह कालिदास कौन है? आपके कवि है, तो मैं कालिदास ने बोल के कवि बोलूं तो फिर ये आपकी जातिवाचक संज्ञा में चली जाएगी। हिमालय ने बोल के मैं पर्वत बोलूं तो ये जातिवाचक संज्ञा में चली जाएगी। संकल्प, कोचिंग का नाम आ रहा है, अगर मैं संकल्प नहीं बोल के केवल कोचिंग बोलूं तो फिर आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये चीज़ें चली जाएगी। फिर है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा देखो, ऐसे संज्ञा शब्द जो अपनी संपूर्ण जाति, वर्ग या समूह के नाम को प्रकट करते। जाति, वर्ग या समूह के नाम को प्रकट करते हैं। जाति, समूह, वर्ग, ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जाति, वर्ग या समूह के नाम को प्रकट करते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ढंग से समझ लेना, उसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान व्यक्तिवाचक संज्ञा में, इसमें जाति, वर्ग और समूह है, यह है आपके जातिवाचक संज्ञा में। जैसे उदाहरण देखो आप, जैसे महासागर, अब केवल यहाँ पे महासागर आएगा, न कि महासागर का नाम आते ही तो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में चली जाएगी, है ना। जैसे महाद्वीप, देश, राज्य, कवि, पहाड़, सागर, नदी, कोचिंग, पब्लिकेशन, नेता, डॉक्टर, वेद, पुस्तक, गांव, जिला
ये आएगा जाति, वर्ग या समूह का नाम आए तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा। फिर वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम आए तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा। वर्ग, समूह या जाति आए तो फिर आपके जातिवाचक संज्ञा आएगी। क्लियर? ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ, क्योंकि हर चीज़ को समझाना ज़रूरी है। मैं आपको वैसे समझा रही हूँ जैसे आपको ऑफलाइन कोचिंग में समझाते हैं, वैसे आपको समझा रही हूँ, है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, दो चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगली संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा की परिभाषा समझो आप पहले कि किसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा ऐसे संज्ञा शब्द जिनको हम हमारी वास्तविक आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन हम उसको मन में अनुभव कर सकते हैं, यानी जिनका हम अनुभव कर सकते हैं, यानी वे संज्ञा शब्द जिनको हम हमारी वास्तविक आंखों से प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, लेकिन हम उसको अनुभव कर सकते हैं, मन में अनुभव कर सकते हैं। जैसे अमीर, गरीबी, सुख, दुख, बुढ़ापा, गति, सुंदरता, प्रेम, स्नेह, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम केवल और केवल अनुभव कर सकते हैं, उसको हम प्रत्यक्ष आंखों से नहीं देख सकते। तो क्या है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा नाम से ही हमें पता चल रहा है कि भाव, उनको देखकर हमारे मन में एक अलग ही भाव पैदा होता है, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब तीनों प्रकार की संज्ञा आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आप संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, तीनों आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ऐसे मैं आशा कर रही हूँ। अगर ये तीनों आपके समझ में आ गई तो फिर आपके लिए कोई भी चीज़ आगे समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो ये तीनों आपको समझ में आ गई होगी। व्यक्तिवाचक में कैसे उदाहरण आएंगे, जातिवाचक में कैसे उदाहरण आएंगे और भाववाचक में कैसे उदाहरण आएंगे, ऐसे कि आप तुलना कर सकते हो, है ना। या आप यहाँ समझ लो, फिर नोट्स बनाओ और फिर वहाँ इसको 2 बार पढ़ लो, फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आगे कैसे जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनती है, फिर भाववाचक से कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बनती है, आगे हम थोड़ी इसकी और डिटेल देखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो, हमने तीनों भेद देख लिए। अब बात आती है कि भाववाचक जो संज्ञा शब्दों की रचना होती है, वो जातिवाचक संज्ञा या फिर कोई सर्वनाम हो या कोई विशेषण हो या क्रिया हो या अव्यय हो, इनमें कोई ना कोई प्रत्यय मिलता है, तब ही भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना होती है, वरना भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं बनते हैं। तो अब देखो कैसे बनते हैं भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। अब हम इसकी चर्चा करते हैं कि कैसे भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है। तो अब आप इस चीज़ को बहुत गौर से समझना कि इनका अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे बचपन, बुढ़ापा, बच्चा, पशुत्व, मित्रता, तो ये जातिवाचक शब्द है। अब इनमें कोई ना कोई प्रत्यय जुड़ा है, तब जाकर ये भाववाचक संज्ञा शब्द बनेंगे, वरना ये जातिवाचक संज्ञा शब्द ही कहलाएंगे। देखो कैसे जुड़ेंगे। प्राय किसी जातिवाचक संज्ञा हो, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, 5 प्रकार के शब्द होंगे। जातिवाचक संज्ञा हो या सर्वनाम हो या फिर आपकी क्रिया हो, विशेषण हो या फिर अव्यय, इन सभी में कोई ना कोई प्रत्यय जुड़ेगा, तब ही भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा, है ना। शब्दों में किसी न किसी प्रत्यय के जुड़ने से होती है। अब देखो उदाहरण समझो आप, जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक। अब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा के शब्द है, फिर उनमें कुछ प्रत्यय जुड़ेंगे और फिर भाववाचक संज्ञा शब्द बन जाएंगे। देखो जातिवाचक संज्ञा है पुरुष, पुरुषों की एक जाति होती है,
महिला की एक जाति होती है। तो पुरुष में अ प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पुरुष में अ प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या रूप बनेगा, पौरुष। क्या बनेगा, पौरुष। तो ये फिर आपका पौरुष भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाएगा। पुरुष जातिवाचक संज्ञा, पौरुष भाववाचक, अ प्रत्यय मिलते ही ये भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। फिर है मित्रता। अब मित्र तो जाति है, एक वर्ग समूह है। मित्र क्या है, समूह है, तो ये जातिवाचक। अब इसमें हम ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मित्रता। क्या बनेगा, मित्रता, है ना। तो मित्रता भाववाचक संज्ञा, मित्रता का भाव, यानी प्रत्यय जुड़ते ही भाववाचक शब्द बन जाएगा। फिर है बच्चा। बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बचपन। क्या बनेगा, बचपन। तो बचपन भाववाचक संज्ञा। फिर है बूढ़ा। बूढ़ा में आपा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा, बुढ़ापा। क्या होएगा, बुढ़ापा। तो ये एक भाववाचक संज्ञा शब्द बन गया। फिर है पशु। पशु भी एक समूह है, जाति है ना। तो इसमें त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा, पशु त्व। तो ये फिर आपका भाववाचक संज्ञा शब्द बन जाएगा, है ना। अब सबसे मोटी मोटी बात आप ये समझो कि भाववाचक शब्द जातिवाचक संज्ञा में कोई प्रत्यय जुड़े तब बनता है, या फिर सर्वनाम में कोई प्रत्यय जुड़े तब बनता है, या फिर क्रिया में कोई प्रत्यय जुड़े तब बनता है, या फिर अव्यय में या फिर विशेषण में कोई प्रत्यय जुड़ता है तब ही भाववाचक संज्ञा शब्द बनता है। ऐसे भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं बनता है। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगले शब्द देखो, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द। सर्वनाम से निर्मित, ये सर्वनाम शब्द है, ये प्रत्यय है और ये भाववाचक संज्ञा शब्द क्या बनेंगे अब हम देखेंगे। अहम। अहम सर्वनाम शब्द है, इसमें हम कार प्रत्यय जोड़ेंगे तो फिर क्या शब्द बनेगा, अहंकार। क्या बनेगा, अहंकार। अहंकार एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। फिर अगला शब्द है मम। मम में ता या त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका ममता या फिर ममत्व, यह आपका भाववाचक संज्ञा शब्द बन गया। फिर अगला है अपना। अपना में त्व या पन जोड़ेंगे तो अपनत्व, अपनत्व या अपनापन, अपनापन, है ना। जैसे सर्व शब्द है, सर्व, सर्व है ना, तो इसमें स्व प्रत्यय जोड़ेंगे, है ना, तो सर्व स्व। तो यह भी आपका एक भाववाचक संज्ञा शब्द बन गया। फिर है विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा। विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा में देखो क्या क्या होता है, विशेषण शब्द, प्रत्यय और भाववाचक संज्ञा। जैसे अमीर, अमीर है, अमीर में हम ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा, अमीरी, अमीरी। या फिर गरीब में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा, गरीबी, गरीबी। तो हमें इनका भाव, हम इसके भाव को ही अनुभव कर सकते हैं। तो अमीरी, गरीबी, जबकि ये विशेषण शब्द है। फिर है मधुर। मधुर में ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मधुरता। क्या बनेगा, मधुरता। मीठा, इसमें आस प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मिठास। क्या बनेगा, मिठास। और फिर क्या बन जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा शब्द। ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बताइए। आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए ये चीज़ें, तब ही आप कुछ कर पाओगे, वरना बिल्कुल भी आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको ये नहीं है कि इसको सजा कर आप नोट्स बना के सजा के रख दोगे, साथ के साथ में याद कर लेना। अगर आप साथ के साथ में याद करोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये, और आप नोट्स बना के रख दोगे, 10 दिन बाद में संभालोगे तो फिर आप सब कुछ भूल जाओगे और आपका डबल टाइम बर्बाद होगा। इसलिए
साथ के साथ इसको याद करते हुए चलना है और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है ताकि सभी विद्यार्थियों तक ये क्लास पहुँचे, सभी का भला हो, आपका भी भला हो और अन्य बच्चों का भी भला हो। जो जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जो कोचिंग का खर्चा नहीं उठा सकते हैं, पेड कोर्स नहीं खरीद सकते हैं, है ना, तो उनको इस क्लास के बारे में बताना ताकि वो भी एक अपनी सीट निश्चित कर सकें।